स्वागत है दोस्त आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है हम 1000 वर्षों के दौरान वे परिवर्तन की पड़ताल। इसका हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में प्रश्न अभ्यास। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो अपनी इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाला दो व्यक्ति अलग अलग धर्म या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यह है फर्स्ट प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगर सेकंड पे चलते हैं तो देखिए, नीचे उल्लिखित बातों को सही या गलत करने हैं। ठीक है, तो देखिए, सन 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। ये सही बात है, नहीं मिलते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की है। ये भी सही है, क्योंकि मराठों ने 700 के बाद ही अपनी जो राजनीतिक महत्व की स्थापना की है। आगे है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी वनवासी अपने ज़मीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये भी सही है, क्योंकि जो जंगल में जो आदिवासी रहते थे, समय पर उनको अपनी उनकी ज़मीन से बाहर कर दिया जाता था। आगे है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये गलत है, वहाँ के शासक नहीं था ये। आगे है 3 नंबर कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए भरते हैं इसको भी। पहला है, दस्तावेज पांडुलिपियाँ कार्यालय कागज़ के अभिलेखों में रखे जाते थे। ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? दस्तावेज पांडुलिपियाँ कार्यालय कागज़ अभिलेखों में रखे जाते थे। दूसरा नंबर है कि जियाउद्दीन बरवनी 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था। ठीक है, ये जियाउद्दीन बरवनी है। ठीक है, आगे है, आलू, मक्का, मिर्च और चाय कॉफ़ी इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई नई फसलें थीं। अगला जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की तालिका दें। मतलब इसके में बारे में बताना है कि इस काल में जो प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, मुख्य रूप से इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के परिवर्तन होते हैं, जैसे सिंचाई में रेहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्निशास्त्र बारूद वाले जो हथियार होते आए हैं। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। अगला क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन है, इस काल के दौरान वे मुख्य धार्मिक परिवर्तन की जानकारी दें। तो इस काल के दौरान जो धार्मिक परिवर्तन हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए, इस काल के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ थे, नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। ये सब क्या थे? परिवर्तन हुए थे इस काल के दौरान। संस्कृति ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति के आराधना के रूप में
आया था। ठीक है, इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेममल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकते थे। इस युग में इस्लाम धर्म भी 7वीं शताब्दी में परिवर्तन के रूप में भारत आया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुरान था। ठीक है, आज भी है इनका प्रसिद्ध कुरान ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, समय समय के साथ सूचनाएं भी बदलती रहती है, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या क्या होता होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिंजाह ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय यानी कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो इलाके थे उनके लिए किया था हिंदुस्तान का प्रयोग। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियाँ और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी के कवि अमोर खुसरी द्वारा प्रयुक्त शब्द के हिंदी के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किया जाते थे। ठीक है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। आज जैसे दंगा फसाद होता है धर्म के नाम पे, वैसे भी पहले भी होता था, लेकिन उसको नियंत्रित कैसे किया जाता था। सो देखिए, जातियों के मामले निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रित किए जाते थे। अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियम का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन भी होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के बारे में तो देखिए, सर्व क्षेत्रीय समाज से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राजाओं से मिलकर बना होता है, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। ये क्षेत्र विशिष्ट राजवंशों से संबंधित थे। इन पर कई छोटे बड़े राजा का शासन भी चलता रहता था। अगला क्वेश्चन है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकार के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी। तो देखिए, उस उत्तर जान लेते हैं। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कई समस्या आती थी। उन दिनों छापे खाने नहीं थे, इसीलिए लिपि या जोड़ी बहुत नकल करके हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, यानी कि कॉपी करते थे। उन्हें परेशानी होती थी, यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको भी अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। अर्थात कभी कभी हस्तलेख ना समझ पाने के कारण इतिहासकारों पर लिखे हुए को समझने का दबाव भी रहता था। इसी कारण आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे अंतर आ ही जाते होंगे और ये अंतर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बताते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चले जाते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, ऐसे करके बहुत सारे पांडुलिपियों में बदलाव हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर देखिए,
इतिहासकार अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्से युगों या कालों में विभाजित कर देते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। वो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक में कोई और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। इस कार्य में उनके सामने कई कठिनाई आई थी, क्योंकि इस विभाजन में उन्हें यह नहीं पता चल रहा था कि वे किस महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद कालक्रम का विभाजन करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती है उनकी सूची बनाइए। तो आप लोग अगर चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें मानचित्र फर्स्ट और मानचित्र सेकंड दिया हुआ है। देखिए, मानचित्र जो फर्स्ट है वो अरब भूगोल तत्व अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था, और जो मानचित्र सेकंड है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, यानी कि हिंदुस्तान के हैं। समानताएं देखिए क्या क्या है। मानचित्र 1 में अल इदरीसी नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, मतलब यानी कि जहां उत्तर भारत जहां आज है वहां पे अल इदरीसी ने नक्शे में उससे दक्षिण भारत को बनाया था। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी भाषा में लिखे गए हैं और इनमें से कुछ जाने पहचाने भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में कन्नौज। और देखिए, मानचित्र सेकंड में हम देखते हैं कि जानकारी बहुत बदल गई है, क्योंकि यह 600 वर्ष बाद बनाई गई थी। यानी कि जो मानचित्र फर्स्ट है जो अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था, उससे मानचित्र जो सेकंड है जो फ्रांसीसी मानचित्र के द्वारा बनाया गया था 1720 में, वो 600 वर्ष के बाद बनाया गया था। यह नक्शा हमें ज़्यादा जाना पहचाना लगेगा। दक्षिण भारत और अन्य स्थानों को, तटीय क्षेत्रों को अधिक विवरण दिखाई देता है इस मानचित्र सेकंड में। ठीक है, आगे देखिए कि पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों के कौन कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखगार है? उसकी देखभाल कौन करता है? और वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं, उनका उपयोग कौन कौन करता है, इसके बारे में आपको पता लगाना है। देखिए, गांव और शहर में अभिलेख अर्थात रिकॉर्ड रखने की जगह और तारीख अलग अलग होता है, क्योंकि शहर में गांव के मुकाबले ज़्यादा सुविधाओं के प्रबंधन किए जाते हैं। जैसे गांव में ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लेकिन गांव में हर घर में कितने लोग हैं, यह सब काम करते हैं, इन सब का रिकॉर्ड पंचायत में रखा जाता है। ये अभिलेख तैयार करने की जिम्मेदारी गांव की होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका प्रश्न अभ्यास आपको भली भांति समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।